हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट 40 सवाल करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर सवाल है, जो आपका 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, 2023 के एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है, तो उसका प्रीवियस ईयर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। PYQ सवाल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के सवाल जितने भी होते हैं उससे आपको एक आइडिया लगता है कि किस टाइप का सवाल इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, 2023 का जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया था हूबहू वही सवाल है, ओरिजिनल सवाल है आप कह सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, झारखंड अधिविद्य परिषद सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, और बुकलेट आपका 1 था, ए था। तो चलिए इस बार देखते हैं कौन कौन सा सवाल 2023 में आया हुआ था। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पर है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो कहा जा रहा है कि 19वीं सदी में कौन ऐसा ताकत था जो आपको जो यूरोप को राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया यूरोप में। तो वो कौन था? उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद या निरंकुशवाद। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति जो फ्रांस की क्रांति से 14 जुलाई 1789 को हुआ था, उसी समय से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया था। सेकंड सवाल है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। देखिए सबसे पहला अगर विद्रोह का बात किया जाए तो वो 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 के आसपास में हुआ था, 14 जुलाई 1789 को। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में से नहीं है, तो आप देखिए जुलाई 1801, जुलाई 1804, जुलाई 1815 और जुलाई 1830। तो सही आंसर जुलाई 1830 होगा, क्योंकि फ्रांस में 3 बार क्रांति हुआ है, एक बार 1789 में, दूसरा 1830 में, ठीक है, और तीसरा जो हुआ 1848 में, फाइनली 1848 में फ्रांस जो है स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। चलिए आगे देखते हैं तीसरा सवाल की 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, क्योंकि 1804 में नेपोलियन जो बनता है फ्रांस का सम्राट बनता है। तो पूछा जा रहा है कि नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया था, यानी कि जब नेपोलियन सरकार बना, सम्राट बना, तो वहाँ पर क्या क्या सुधार किया था। देखिए पहला ऑप्शन है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किया, तो यह किया ही था। दूसरा है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सूची बनाया था, ये भी सही है। तीसरा प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा इनमें से सभी। चौथा क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, खेड़ा। क्योंकि गांधी जी 1915 में जब आए थे, ठीक, उसके बाद 3 आंदोलन लगातार किए थे, 3 सत्याग्रह किए थे, एक चंपारण, फिर खेड़ा और एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आगे क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन जो था भारत क्यों आया था? तो आपको पता है कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जब साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। तो पूछा गया साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान संबंधित नए कानून बनाने, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, और चौथा ऑप्शन व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्फोर्ड सुधार लाया गया था, उसी में कह दिया गया था कि आप 9 साल या 10 साल के बाद हम लोग ऐसा कानून करेंगे जिसमें भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करेंगे। चलिए अगला छठा सवाल है 600, ये 1840 के दशक में, ठीक है, 1840 के दशक में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भुखमरी के मौत के मुंह में चले गए। लगभग 10 लाख व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए थे। तो आलू का अकाल पड़ा था, उसमें आलू खोद कर जमीन से निकाला जा रहा था, ठीक है, बच्चों के द्वारा। तो आलू अकाल पड़ा था आयरलैंड में। आगे क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, यानी कि 20 साल बाद, 2 दशक यानी 20 साल बाद द्वितीय विश्व शुरू हो गया। इसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरी खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना था, उसमें कौन देश शामिल था? तो उसमें ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और अमेरिका था। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका फाइनली द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का संघ। अगर भारत का आता तो प्रथम विश्व युद्ध में था, सेकेंड विश्व युद्ध में भारत जो था साथ में नहीं था, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में था। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी, उसमें दुनिया भर के हिस्से में किसकी भयानक गिरावट दर्ज हुई? तो उत्पादन का भी हुआ, रोजगार का भी हुआ, आय का भी हुआ, और इनमें से सभी, आय और व्यापार का भी हुआ, इनमें से सभी। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अगला 9वां नंबर सवाल है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना
क्यों करना पड़ रहा था? जो बुनकर लोग थे उसको कच्चे समाज की समस्या का सामना, कपास का समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा था? तो देखिए ऑप्शन है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, कपास की फसल नष्ट हो गई, या स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, या निर्यात बाजार गिर गया। तो 9 का हो जाएगा कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुआ। कच्चा कपास जो था उसका निर्यात में वृद्धि हो गया, इसलिए इसको समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि निर्यात होकर सारा चीज़ें कहाँ, इंग्लैंड चला गया। अगला 10वां क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन कौन से थे? सर्वाधिक गतिशील उद्योग का बात कर रहा है, तो सर्वाधिक गतिशील उद्योग जो था वो था कपास और धातु। ठीक है, कपास और धातु था, यानी कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कपास और धातु का उद्योग जो था वो बहुत ही जबरदस्त चल रहा था। ठीक है, अगला हम लोग 11 नंबर देखने वाले हैं। तो 11वां सवाल है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में हुआ था। और भारत में अगर प्रेस का बात किया जाए तो पुर्तगालियों ने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, याद रखना आपको। अगला है 12वां सवाल कि निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा? तो गुलामगिरी जो पुस्तक लिखा था वो ज्योतिबा फुले ने लिखा था गुलामगिरी। ठीक है, अगला सवाल है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटते हैं? समाप्यता के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, और दो भागों का नाम क्या है? तो समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण संसाधन होता है। देखिए यहाँ पर दिया जैव और अजैव, तो जैव और जैव क्या है? तो जैव और जैव उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है। ठीक है, और बाकी अगर आप बात करें समाप्यता के आधार पर तो वो क्या हो जाएगा? नवीकरण और अनवीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया? संसाधन का अंधाधुंध शोषण हुआ, इसके चलते कौन सा वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हुआ था? तो भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण का प्रदूषण, और इनमें से सभी। तो 14 का हो जाएगा इनमें से सभी फैला। ठीक है, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, फिर ओजोन परत का क्षय हुआ, पर्यावरण प्रदूषण भी फैला, तो इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखेंगे 15वां सवाल की वनों और वन्य जीव के संरक्षण करना क्या आवश्यक है क्योंकि? वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि पहला ऑप्शन है पारिस्थितिक विविधता इससे बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन की वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, और चौथा इनमें से सभी। तो दिया गया ऑप्शन सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 15 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर देखेंगे कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? किस प्रकार के? तो वनों और वन जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है, वन और वन जीव संरक्षण के लिए किस प्रकार के वन को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वन को। ठीक है, आरक्षित वन को ही सबसे बेटर माना जाता है, जिसमें वन और वन प्राणी संरक्षित होते हैं। 17वां नंबर है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? देखिए प्रकृति में जल तो ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पर प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। क्यों? तो क्वेश्चन ऑप्शन है आपका घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, दूसरा रसायनों के अधिक प्रयोग से, तीसरा कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, और इनमें से सभी। तो 17 का इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोया जाता है किस फसल के अंतर्गत आता है? तो मानसून के आगमन के साथ, जैसे मानसून 1 जून जो केरल के आसपास में पहुंचता है, इसको मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारे तरफ जून जुलाई के आसपास में खरीफ फसल का मौसम होता है। अभी देखिए शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु में रबी फसल होता है, और आपका ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल होता है। दोस्तों याद रखना आपको सारा चीज़। अगला है 19वां नंबर कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में है? देखिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों बोला है, तो दोनों क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया यूपी, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ऑब्वियसली झारखंड और राजस्थान क्या होगा? यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि राजस्थान में सोलर जो आपका है सूर्यातप भी आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इंसोलेशन भी आपको ज़्यादा मिलता है, प्लस में आपका विंड का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, विंड का तेजी भी बहुत ज़्यादा होता है। अगला है 20वां नंबर कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की समस्या हो गई है? जल और उर्वरकों के अधिक अविवेकपूर्ण से, जल और उर्वरक का जो सही तरीका से यूज नहीं हो रहा है उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो ऑप्शन है जलाक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, जलाक्रांतता भी हो रहा है, उसके बाद लवणता भी बढ़ रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी हो रहा है। अगला 21वां सवाल है औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को जाना जाता है? तो औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में लौह अयस्क को जाना जाता है, आयरन ओर। ठीक है, अगला 22वां क्वेश्चन है
अगला 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो आणविक ऊर्जा में उपयोग करते हैं यूरेनियम और थोरियम को, ठीक है। यूरेनियम और थोरियम को ही यूज किया जाता है किसमें, आणविक ऊर्जा के रूप में यूरेनियम और थोरियम को। 22 क्वेश्चन हो चुका है। 23वां क्वेश्चन देखने वाले हैं कि वायु प्रदूषण निम्न में किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण जो है वो निम्न में किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो मानव स्वास्थ्य पर, पशु पर, पौधों पर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 24वां क्वेश्चन है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। देखिए बेल्जियम में फ्रेंच जो था, ठीक है। 24वां का जो होगा फ्रेंच ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में फ्रेंच था और वही ज़्यादा ताकतवर भी था और तुलना में समृद्ध और ताकतवर भी था। अगला 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां जो है क्वेश्चन है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बात को जोड़ा गया। तो 1956 में जब श्रीलंका में कानून बना है तो किन किन बात को जोड़ा गया है। तो पहला ऑप्शन है सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता दिया गया, ये भी सही है। फिर अब बौद्ध मतों को सक्षम बढ़ावा दिया गया, ये भी सही है। तो इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेंगे। 26वां क्वेश्चन जो है उसको कहा गया कि निम्न में से कौन सी कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश लगाता है। तो कार्यपालिका और विधायिका जितने भी कानून बनाता है उस पर अंकुश लगाने का काम किसका है, न्यायपालिका का, ठीक है। न्यायपालिका का और बिल्कुल है जिम्मेदारी कि वो इस पर क्या लगाए, अंकुश लगाएगा। अगला 27वां क्वेश्चन है कि पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पोखरण जो है वो राजस्थान राज्य में है। पोखरण जो है राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः होता है किस पर। तो सामाजिक विभाजन जो होता है अधिकांशतः किस पर होता है, जन्म पर आधारित होता है, जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। देखिए कहा गया सांप्रदायिक राजनीति ही सोच पर आधारित होती है कि धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल क्या क्या सोचना है, तो इसके माध्यम से होता है सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता इसका करेक्ट आंसर है। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है। तो आप कह सकते हैं कि केरल, ठीक है। केरल में है जो शिशु मृत्यु दर कम है और वहाँ पर साक्षरता दर भी अच्छा है और प्लस आप कह सकते हैं लिंगानुपात भी सबसे अधिक है केरल में। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। औसत आय को पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अगला 32वां सवाल है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है किस आधार पर विभाजित है। तो वो हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को बांटा जाता है। बाकी उत्पादन के आधार पर बांटा जाता है 3 क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगला 33वां सवाल है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सबसे उत्पादक क्षेत्र के रूप में आता है तो तृतीय क्षेत्र। अभी तृतीय क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। 34वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कौन करता है। तो वो हो जाएगा मुद्रा, ठीक है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहते हैं, दोहरा संयोग भी इसको कहा जाता है। आगे 35वां क्वेश्चन है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पर, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पर क्या होता है, बाजार नजदीक होता है, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध होता है, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध होते हैं। इनमें से सभी, तो 35 का हो जाएगा इनमें से सभी करेक्ट आंसर। अगला 36वां क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में कौन सहायक होता है। तो ऑप्शन है बैंक, फिर है विदेशी व्यापार, तीसरा उद्योग और चौथा है कृषि। तो 36 का जो हो जाएगा वो विदेशी व्यापार हो जाएगा। फॉरेन ट्रेड जो है फिर यही आपका विदेशी व्यापार को जोड़ता है, यानी कि आप कह सकते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया। 37 जो है उसमें पूछा गया है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में किन कारणों से हुआ। तो ऑप्शन देखेंगे, अत्यधिक खाद की कमी, दूसरा है खाद्यान्नों की जमाखोरी, तीसरा है खाद्य पदार्थों में खाद्य तेलों में मिलावट और चौथा इनमें से सभी। तो 37 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 38वां क्वेश्चन है संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है। तो संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन है, तो स्थानीय स्तर, ठीक है। आपको पता है कि विकेंद्रीकरण किया गया था 1992 में, ताकि पंचायती राज को थोड़ा और मजबूत बनाया जा सके। तो पंचायती राज को क्या किया गया, शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है, यानी कि 38 का जो हो जाएगा एक शक्तिशाली और प्रभावी। आगे 39वां क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि
अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित होती है? तो वो होता है वर्ण व्यवस्था पर, ठीक है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित होता है। अन्य जाति समूह से भेदभाव उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा जो है वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित होता है। अगला और अंतिम सवाल है, 40वां क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप क्या करता है? तो सरकार को सजग बनाए रखता है, या आंदोलन को सफल बनाता है, या राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि ये जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बन सकता है और आपको एक आइडिया भी आता होगा कि किस प्रकार सवाल बनेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।